हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसटेट 2022 के लिए मैथ्स के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज को। ये वीडियो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। यहाँ पर हम एक तरह से ये रिवीजन वीडियो रहेगी जिसमें आपके मैथ्स के फॉर्मूलाज जो है इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जिनसे लास्ट ईयर 2019 या 18 से 21 तक प्रीवियस ईयर एग्जाम में जिन मतलब कि मेन फॉर्मूला से क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं वो फॉर्मूला मैंने कलेक्ट किए हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ऐसे फॉर्मूलाज भी हैं जिनसे डायरेक्ट आपको जो है एग्जाम में आंसर्स देखने को मिलेंगे। ओके, क्योंकि कई फॉर्मूला ऐसे होते हैं जो कि स्टेटमेंट के एग्जाम में जो है स्टेटमेंट बनी हुई होती है उनकी क्वेश्चंस के अंदर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला ले लेते हैं हम, जिससे कि हर साल एग्जाम में पीआरटी, टीजीटी सभी में पेपर में क्वेश्चन ये वाला आ रहा है कि फॉर्मूला रहता है जिसके अंदर आपको ट्रायंगल की 3 साइड दे दी जाती हैं। डिफरेंट डिफरेंट होती हैं सभी साइड्स, तो वहाँ पर आपको यूज़ करना होता है हीरोज फॉर्मूला का। और वहाँ वो आप कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले उसके लिए आपको एस निकालना होता है। एस यहाँ पर सेमी पेरीमीटर है विच इज़ इक्वल टू तीनों साइड्स का सम करके डिवाइडेड बाय 2। ये एस सेमी पेरीमीटर है। ओके, जब आप एस निकाल लेते हैं तो उसके बाद आप यूज़ करते हैं हीरोज फॉर्मूला का ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए यूज़ करते हैं। वो फॉर्मूला रहता है स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत अच्छे से याद करके जाना इसको। ठीक है, अब उसके बाद गाइज हम सबसे पहले मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज कवर कर लेते हैं। सबसे पहले मेंसुरेशन वाला चैप्टर हम कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम रेक्टेंगल की यानी कि आयत की बात करें, रेक्टेंगल यानी कि आयत का, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे वीडियो में, अब स्पीड बढ़ाते जाएंगे ताकि सभी फॉर्मूला हम कवर कर पाए। तो थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगी, समझने की कोशिश करना, बोलती जाऊंगी मैं। ओके, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और अगर हम रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात करें तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर यानी कि परिमाप होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ जाता है डायरेक्ट डायगनल निकालना होता है। ठीक है, रेक्टेंगल का डायगनल कैसे निकलता है, स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ रहे हो, एल यहाँ पर लेंथ है, बी ब्रेथ है, लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है, इससे अगले फॉर्मूले पर हम बढ़ेंगे। क्लियर है, इतना याद कर लो कि रेक्टेंगल का एरिया जो होता है उसके अंदर दोनों साइड्स की मल्टीप्लाई होती है। पेरीमीटर में क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाता है। और डायगनल निकालना हो तो ये आप इस तरह से निकालते हो। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा मैं टाइम नहीं लगाऊंगी फिगर वगैरह बना के दिखाने में, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है तो बस हम यहाँ रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलो इससे आगे बढ़ते हैं। हम करते हैं स्क्वायर के ऊपर आते हैं। स्क्वायर यानी कि जो वर्ग होता है उसमें फॉर्मूला क्या रहते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर का भी डायरेक्ट डायगोनल का पूछ लेता है। साइड आपको पता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। मान लो ये चारों साइड्स ए हैं, चारों साइड्स ए हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर का, तो स्क्वायर का एरिया तो हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर हो गया। और जो अगर आपको डायगोनल गिवन है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आएगा, डायगोनल डी की वैल्यू दे दी होगी आपको और आपको कह देगा कि इस स्क्वायर का एरिया निकालो। तो डायगोनल गिवन हो तो एरिया कैसे निकालोगे, 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर 1/2 इंटू हाफ करके डायगोनल का स्क्वायर। और अगर पेरीमीटर पूछे, पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, वो होता है 4 है। ठीक है, और अब आपको निकालना पड़ जाए, अब आपको अगर ऐसे दे रखा हो, साइड दे रखी है स्क्वायर की, यानी कि ए की वैल्यू आपके पास दी हुई है साइड की, और आपको निकालना है डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होता है √2a। ठीक है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है √2a। समझ रहे हो, ए यहाँ पर साइड है, भुजा है, विकर्ण का फॉर्मूला हो गया ये। ठीक है, आगे मूव करते हैं पैरेललोग्राम पर। ठीक है, आई थिंक ऑडियो वीडियो सब क्लियर होगा। ओके, ठीक है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, कुछ ना और भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आया है एग्जाम में, वो मैं आगे बता दूंगी आपको। ठीक है, एरिया अभी देखते हैं एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का।
तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर हमारा क्या होता है, टू इंटू ए प्लस बी। ठीक है, 2 × A + B, इस तरह से शेप होती है ना इसकी। और ये हमारी क्या हो जाती है, इसमें हाइट हो जाती है। ये और ये इक्वल, ये होगी, ये और ये इक्वल होगी। ठीक है, ए बी एंड बी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि पैरेललोग्राम में एरिया होता है बेस इंटू में हाइट। ठीक है, बेस इंटू में हाइट आपका एरिया रहता है पैरेललोग्राम में। और पेरीमीटर होता है सम ऑफ टू साइड्स एंड सम ऑफ दीज टू साइड्स एंड दीज टू साइड्स। तो टू को कॉमन आ जाता है, 2 × A + B आपका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अच्छा, पैरेललोग्राम को हिंदी में बोलते हैं हम समांतर चतुर्भुज। ठीक है, हिंदी वालों के लिए समांतर चतुर्भुज। उसके बाद आता है हमारा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम को हिंदी में बोलते हैं समलंब। ठीक है, इतनी नॉर्मल इंग्लिश तो आप, जैसे हम बेस या हाइट लिख रही हूँ तो हिंदी वाले इतना तो क्लियर हो ही रहा होगा सबको। ओके, तो चलो अब फटाफट से हम देखते हैं कि ट्रेपीजियम की जो शेप होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया मैंने, और ये होगी इसकी हाइट। अब इसमें ये साइड होगी ए, ये साइड होगी बी, ये होगी सी, ये होगी डी। अब ये दो साइड्स क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। तो एरिया क्या होता है ट्रेपीजियम का, ट्रेपीजियम का एरिया रहता है हाफ ऑफ A + B इंटू में एच। इन दो साइड्स का सम इंटू में हाइट, हाफ ऑफ A + B इंटू एच। और पेरीमीटर क्या रहता है, पेरीमीटर क्या रहता है, पेरीमीटर जो हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा ट्रेपीजियम का चारों साइड्स का सम, A + B + C + B। ठीक है, और एरिया है हाफ ऑफ A + B इंटू एच। ठीक है, अब मूव करते हैं हम रोम्बस की तरफ। डायरेक्ट आपको वैल्यू दी होगी, आपको फॉर्मूला पुट करना है और आंसर आप निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूले आएंगे तभी आप सोल्व कर पाओगे, इसका और तो कोई मेथड होता नहीं, इनका तो फॉर्मूला लर्न करना ही पड़ता है। अब रोम्बस, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस रहता है समचतुर्भुज। ठीक है, ठीक है, ये तो मेंसुरेशन के गाइस, हम सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कवर करने वाले हैं एक बार। ये मेन है क्योंकि इनसे किसी में से भी क्वेश्चन आ सकता है और आता ही आता है, तो इसलिए पहले हम यही वाला कवर कर रहे हैं। रोम्बस, रोम्बस की शेप इस टाइप से होगी कुछ। अब इसमें क्वेश्चन आएगा, ये दो क्या है, इसके डायगोनल्स हैं। एक डायगोनल मान लिया D1 है, दूसरा है D2। और रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है, हमने ले ली चारों साइड्स क्या है, A है। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा रोम्बस का, अगर हमें डायगोनल्स की वैल्यू पता है तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ ऑफ डायगोनल्स की मल्टीप्लीकेशन D1 इंटू D2। हाफ ऑफ D1 इंटू D2 आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड्स का सम 4 है। और या फिर अगर आपको इस तरह से निकालना हो ना, पेरीमीटर डायगोनल गिवन है, साइड आपको नहीं पता, लेकिन डायगोनल की वैल्यू विकर्णों की जो है वैल्यू दी गई है, तब पेरीमीटर आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला है 2√D1² प्लस D2², यानी कि दोनों विकर्णों का स्क्वायर करके उनका स्क्वायर रूट, 2√D1² प्लस D2²। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरफ। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरफ। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता है कि सभी जो भुजाएं होती हैं, सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तीनों इक्वल होगी। तो जो एरिया रहता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, एरिया का फॉर्मूला याद रखना, लास्ट 2 प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर दोनों में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल से क्वेश्चन आया है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4A²। ठीक है, √3/4A²। और पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, तो पेरीमीटर होता है 3A। ठीक है, और अगर हाइट निकालनी हो, हाइट निकालनी तो हाइट का फॉर्मूला रहेगा √3/2A। √3/2A हाइट का फॉर्मूला है, √3/4A² एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, ओके। अब अगर तीनों साइड्स अलग अलग हों तो उसके लिए हम हीरो फॉर्मूला कर चुके हैं। और नॉर्मली आपको पता है, जो नॉर्मल जो ट्रायंगल होती है उस केस में एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तब हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल रहता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अब अगर हम बात करें सर्कल की, ठीक है, और ये होगी उसकी रेडियस सर्कल की, तो एरिया क्या होता है सर्कल का,
एरिया सर्कल का कितना होता है, सर्कल का एरिया हो जाता है हमारा पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या हो जाता है, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर सर्कल का पेरीमीटर होता है। और ये तो हो गया सर्कल की बात। अगर हम बात करें अब सेमी सर्कल की, ठीक है, सेमी सर्कल के केस में क्या होता है, यानी कि अर्धवृत्त के केस में क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल में अब यहाँ एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो सेमी सर्कल में क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और पेरीमीटर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 पाई आर था, तो यहाँ क्या कहोगे, यहाँ आप कहोगे कि अ, इसका हाफ हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। देखो क्या होगा, देखो इसका हाफ तो होगा ही, ठीक है, 2 पाई आर का हाफ करोगे पाई आर तो होगा ही, बट ये नीचे वाली भी साइड जो होती है ना, बेस जो है ये हमें साथ में लेना पड़ता है, ये इतना आ रहा है, ये इतना आ रहा है, तो टोटल आर प्लस आर कितना हो गया 2 आर। तो ये हमारा सेमी सर्कल का पेरीमीटर है पाई आर प्लस में 2 आर। ठीक है, अब उसके बाद हम मूव करते हैं, कई बार क्वेश्चन में पेपर में यहाँ से जो है क्वेश्चन आया है कि सेक्टर ऑफ सर्कल से, सेक्टर ऑफ सेक्टर सर्कल के सेक्टर का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालोगे, सेक्टर ऑफ सर्कल कैसे निकालोगे, ये हमारा होता है, या तो इसको कर लो 2 पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री, या फिर सीधा पाई आर थीटा बाय 180 डिग्री। तो जैसे आप करना चाहें कट हो जाता है ना, 362 से कट करोगे 180 आता है, 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360 डिग्री, या फिर कर लो पाई आर थीटा बाय 180 डिग्री, जो आप सही लगे आपको। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम ये जो, अगर हम ये वाली जो चाप होती है इसकी, ठीक है, आर्क होती है जो, इसका एरिया निकालना चाहें तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ए ओ बी, तो इसका एरिया हमारा क्या हो जाएगा, इसका हमारा एरिया होता है हाफ ऑफ दिस वैल्यू, हाफ ऑफ ए बी इंटू में आर, या फिर ये इतना यूज नहीं होता, फॉर्मूला डायरेक्ट हम यूज करते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, इसके लिए पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें हेक्सागन का, आपको पता है 6 साइड होती हैं, और उसमें सभी साइड्स का सम करोगे तो पेरीमीटर 6 से हो जाता है हेक्सागन में, और उसका एरिया होता है हेक्सागन में ये तो हो गया पेरीमीटर, और एरिया होता है उसका √3/2 ठीक है, 3√3/2 ओके। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स आपको निकालना है, व्हेन सम ऑफ इंटरनल एंगल्स निकालने ऑफ ए हेक्सागन व्हेन नंबर ऑफ साइड्स आर n, नंबर ऑफ साइड्स आपको हेक्सागन की दे रखी है कि n है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, तो वो कैसे निकालोगे, उसके लिए फॉर्मूला रहता है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, याद रखना, 2 × n - 2 इंटू में 180 डिग्री, टीजीटी वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। ठीक है, 2 × n - 2 इंटू सॉरी 90, यहाँ 180 नहीं होता, 92 × n - 2 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स 2 × n - 2 इंटू 90 डिग्री। ओके, उसके बाद मूव करते हैं हम क्यूब और क्यूबॉइड से, टीजीटी में बहुत बार क्वेश्चन आ रहे हैं क्यूब से और क्यूबॉइड से, तो इसके फॉर्मूले अच्छे से देख कर जाना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें घन और घनाभ की यानी कि क्यूब की और क्यूबॉइड की, तो इसके फॉर्मूलाज जो हैं, क्यूब की अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या बोलते हैं उसको वॉल्यूम को हिंदी में, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी होती, आयतन बोलते हैं शायद, आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी होती है ए क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी होती है ए क्यूब। और जो अगर हम बात करें इसके सरफेस एरिया की, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा इसका, सरफेस एरिया हो जाएगा इसका 6a स्क्वेयर। ठीक है, सरफेस एरिया 6a स्क्वेयर।
और डायगनल अगर आपको निकालने हैं, डायगनल का फॉर्मूला होगा √3a, √3a, ठीक है। और क्यूबॉइड में क्या होगा, क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट वॉल्यूम होती है क्यूबॉइड की। और सरफेस एरिया, जो सरफेस ऑफ सॉरी सरफेस जो होगा, सरफेस एरिया क्यूबॉइड जो होगा वो होता है सरफेस एरिया 2 × LB। इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 × LB प्लस BH+HL, क्वेश्चन आया है पिछली बार यहाँ से। 2 × LB प्लस BH प्लस HL आपका क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हो गया। और अगर डायगनल निकालना हो क्यूबॉइड का तो वो कैसे निकालोगे, स्क्वायर रूट L² प्लस B² प्लस H², ठीक है। स्क्वायर रूट L² प्लस B² प्लस H² आपका डायगनल का फॉर्मूला होगा, ओके। अब सिलेंडर से भी क्वेश्चन, सिलेंडर और स्फीयर का क्वेश्चन मिक्सअप सा आता है कि इस तरह का क्वेश्चन आपने देखा होगा एग्जाम में कि एक रोड है, उस रोड को ट्रांसफर कर दिया स्फीयर के अंदर, या स्फीयर को मेल्ट करके ट्रांसफर कर दिया रोड की शेप में, तो सिलेंडर की शेप हुई रोड और स्फीयर की शेप हुई बॉल। बॉल मान लो बॉल बनाया है उससे, या कुछ मेटल की बॉल बनाई है तो बॉल स्फीयर की शेप में होगी। तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला सिलेंडर और यानी कि सिलेंडर का फॉर्मूला जो है स्फीयर के फॉर्मूला भी पता होने चाहिए। तो चलिए सिलेंडर का फॉर्मूला देख लेते हैं हम। ये हो गया मान लो सिलेंडर हमारा। तो वॉल्यूम जो रहती है सिलेंडर की, वॉल्यूम सिलेंडर की कितनी रहती है, πr²h रहती है, πr²h। कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का रहता है 2πrh। इसको रट लेना, इसके फॉर्मूला को सिलेंडर के। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πrh, वॉल्यूम होती है πr²h, और टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना हो तो ये रहता है 2πr इंटू में r+h, ठीक है। 2πr इंटू r+h, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें सिलेंडर के फॉर्मूला हो गए। अब हम आते हैं कोन का, देख लेते हैं, ठीक है। कोन, कई बार क्वेश्चन इस तरह से आया कि कोन की सिर्फ स्लैंट हाइट निकालने का पूछ लिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा कोन, इसकी होगी हाइट, ये होगी रेडियस, ये रेडियस होगी, ये हाइट होगी, और ये एल, ये होती है तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, और स्लैंट हाइट। तो ये एल कैसे निकालोगे, एल के लिए तो आपको क्या करना है, पाइथागोरस यूज, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट h² प्लस r² होगी, ओके। और अगर एच निकालनी हो तो स्क्वायर रूट L² माइनस r², इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब हम देखते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या रहेगी कोन की, वॉल्यूम ऑफ कोन रहती है 1/3 πr²h, 1/3 πr²h कोन की वॉल्यूम होती है, ठीक है। और कर्व्ड सरफेस एरिया जो कोन का होता है वो होता है πr_l प्लस πr², या फिर आप कह सकते हो ये πr कॉमन ले लो, πr इंटू एल प्लस आर, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन πr इंटू एल प्लस आर। वॉल्यूम का अच्छे से याद रखना, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h, ठीक है। अब हम आते हैं स्फीयर के फॉर्मूला पर। स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है इस तरह से, स्फीयर हमारा, ठीक है, स्फीयर है हमारा, स्फीयर की जो वॉल्यूम होती है, स्फीयर की वॉल्यूम मोस्ट इम्पोर्टेंट 4/3 πr³, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि ना कि इसको कन्वर्ट किया, मेल्ट किया दूसरी चीज में, यानी कि उसकी वॉल्यूम मेल्ट हुई है ना, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फीयर का 4/3 πr³, 4/3 πr³। और टोटल सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4πr², टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। अब इसी तरह अगर हम हेमिस्फीयर की, अगर अब हम हेमिस्फीयर की बात करें, ठीक है, तो हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, अर्धगोले में, ये रेडियस होगी। तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2πr², ठीक है। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr² होता है, और टोटल सरफेस एरिया इसमें होता है 2πr² प्लस r²। 2πr² तो जैसे सरफेस का स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4πr² था,
तो इसका हाफ तो करेंगे ही, 2 पाई r² प्लस में ये जो ऊपर वाला पार्ट है एक सर्कल की शेप में, इसका एरिया भी हम ऐड करेंगे πr²। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का रहेगा 3 πr²। ओके, और वॉल्यूम जो है हेमिस्फीयर की रहती है वो 2/3 πr³। ओके ओके, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल से भी क्वेश्चन आ जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो वो भी आपको आना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, इसका हमने ले लिया बेस है ए, इसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं आइसोसेलेस में, ये दोनों साइड अगर हमने ले ली है बी, तो एरिया क्या बनेगा हमारा, तो एरिया रहता है a/4 यानी कि बेस बाय 4, a/4 स्क्वेयर रूट 4b² माइनस a²। यहाँ पर a हमारा बेस है, बेस बाय 4 स्क्वेयर रूट 4 इंटू साइड का स्क्वेयर माइनस बेस का स्क्वेयर। तो याद रखोगे एरिया इज, जब हमने बेस ए लिया है और साइड बी ली है तो एरिया होता है हमारा a/4 स्क्वेयर रूट 4b² माइनस a²। ओके, ठीक है। हम मूव कर लेते हैं हम कुछ और फॉर्मूलाज की तरफ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ओके, तो कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगी मैं आपको जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, इम्पोर्टेंट है जो कि। अच्छा, क्यूबॉइड का हम कर चुके हैं, टोटल सरफेस एरिया डायगोनल का भी हमने कर लिया है, क्यूब का कर लिया, इसमें से कोई नहीं रह गया, ठीक है। तो चलो अभी हम देख लेते हैं HCF और LCM वाला पार्ट। LCM HCF में अगर हम टॉपिक की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, HCF होता है हमारा और LCM। LCM हमारा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, और HCF क्या हो जाता है, ग्रेटेस्ट वाला, ठीक है। तो अगर LCM और HCF की प्रोडक्ट होती है किसकी इक्वल होती है, ये हमारी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, ठीक है, ये होता है HCF इंटू LCM। तो अगर हमें HCF निकालना हो किसी फ्रैक्शन का, फ्रैक्शंस दे रखी है हमें क्वेश्चन के अंदर, तो कैसे निकालोगे उस फ्रैक्शन का HCF, तो वो हो जाएगा हमारा HCF तो लेंगे उसमें हम न्यूमिनेटर्स का, न्यूमिनेटर्स यानी कि जैसे कि 5/6 है, ये हमारा हो गया न्यूमिनेटर, ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर। तो HCF कैसे, HCF ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। ओके, और अगर हमें निकालना हो LCM फ्रैक्शंस का तो इसमें अपोजिट हो जाएगा, LCM में LCM ऊपर रहेगा, HCF में HCF ऊपर, LCM ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। ये आपको फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं HCF के और LCM के। ओके, मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, दो फ्रैक्शन दे रखी हैं 2/3 और 3/4। अब इसका आपको LCM निकालना है, तो कैसे निकालोगे, LCM ऑफ न्यूमिनेटर 2 का और 3 का LCM और HCF ऑफ डिनोमिनेटर 3 और 4 का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, LCM 6 आएगा और इसमें क्या होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होगा हमारा 1, तो 6 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे अगला टॉपिक हम ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद गाइस हम आ जाते हैं इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज से जो कि बीच बीच में से किसी किसी टॉपिक से रहेंगे। चलो, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला एक और याद रखना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस, अब हम वो फॉर्मूलाज करें जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या रहता है, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, उसके बाद अब सेक्शन फॉर्मूला में यूज करना होता है क्वेश्चन में, तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, सेक्शन फॉर्मूला हमारा रहता है m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है।
एरिया ऑफ रोम्बस हमने कर लिया था, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होती है। ठीक है। अच्छा, एक और एरिया का फॉर्मूला आपको याद रखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। जब आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं ना, तो 1/2 इंटू जैसे कि दे रखो 6 5 है, और 2 3 4 9 समथिंग इस तरह से, और आपको एरिया निकालना है। ठीक है, तो 1/2 इंटू बाकी के वाई वाले मिलेंगे, 1 बाहर आ गया तो अंदर हो गया 2 और 3, y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा ट्रायंगल का। ठीक है, अब एक चीज बताएं आप, हमारे पास क्या कोई ऐसी ट्रायंगल होती है जिसका एरिया 0 स्क्वायर यूनिट हो। ठीक है, तो उससे क्या मतलब है, तो ट्रायंगल का जो हमारा एरिया है, ट्रायंगल का एरिया 0 स्क्वायर यूनिट तभी होता है व्हेन उसके जो वर्टिसेस होते हैं कोलिनियर होती है। ठीक है, जब ट्रायंगल हमारी, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आया एक बार, कोलिनियर होती है, तभी उस ट्रायंगल का एरिया हमारा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तभी क्या होता है, 0 होता है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको याद रखना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको याद रखना है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो, ax² प्लस bx प्लस c, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा जो है किस तरह से निकालते, उसका फॉर्मूला रहता है -b/a, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी का है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ए प्लस अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला रहता है c/a। ठीक है, दिस c डिवाइडेड बाय a। ओके, और अगर हमारे पास कोई, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, और अगर हमारी इक्वेशन क्या हो, क्यूबिक हो, उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे हमेशा एग्जाम में आया ही आया है हर साल, वो अभी इसके बाद करेंगे हम। चलो अभी देखो क्यूबिक का, क्यूबिक के केस में क्या होता है, अगर ये हमारी इक्वेशन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, और अल्फा बीटा और गामा इस इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। तो अगर आपको सम ऑफ रूट्स निकालना है तो वो कैसे निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये इक्वल होता है -b/a, सम ऑफ रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालनी हो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये इक्वल होता है -d/a, सम ऑफ रूट्स -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -d/a, और हमें निकालना हो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये हमारा इक्वल रहता है c/a के, इसकी इक्वल रहता है c/a। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं मैंने जो कलेक्ट किए हैं, ये सभी आपको लर्न रखने हैं। ओके, और देखिए ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला आपको पता होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, 1 के। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 के। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये भी हमारा किसके इक्वल होता है, 1। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास, अभी हमने ऊपर किए थे सर्कल वगैरह के एरिया, अगर वहां पर हमसे एक होलोस्फीयर में पूछ ले, होलोस्फीयर का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ होलोस्फीयर, या फिर एरिया ऑफ रिंग पूछ ले, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला रहेगा, ये रह गया था पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह की इमेज होगी, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसको सोल्व करने के लिए फिर आप a² माइनस b² वाला फॉर्मूला खोज सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी वाला। ठीक है, ओके, अब इसके बाद हम चलते हैं। ओके, तो अभी आपको जो है एक ये टेबल आपको याद रखनी है, साइन कोस टेंजेंट वाली,
किस तरह से याद रखनी है अभी मैं आपको बता देती हूँ। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, दिस इज कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है आपको वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। 0, 30, 45, 60 और 90। ओके, तो गाइस देखो, साइन थीटा आपको यहाँ पर मेन सबसे पहले जो याद रखनी है ना, यहाँ वाली जो लाइन आएगी ना, यहाँ वाली वैल्यूज ये याद रख लेना सबसे जरूरी। बाकी फिर आप सारी निकाल सकते हो। साइन, ये वाली लाइन याद रख लो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, ये साइन की वैल्यू याद रख लो सभी में। अब आपको कोस के लिए क्या करना है, इसको अपोजिट चला देना है यहाँ से यहाँ। ठीक है, 1 पहले आ जाएगा, फिर √3/2 आ जाएगा, बीच वाला यहीं रहेगा, फिर ये इधर आ जाएगा और 0 इधर। ठीक है, अब टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा साइन बाय कोस होता है। तो 0/1 करोगे तो 0 आएगा, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/√3। इधर भी ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 रह जाएगा, इसको डिवाइड करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 रह जाएगा, और यहाँ से 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, अब कोसिकेंट थीटा निकाल सकते हो, 1/sin होते हैं, तो 1/0 करोगे इन्फिनिटी आएगा, 1/1/2 करोगे 2 हो जाएगा, 1/1/√2 करोगे √2 हो जाएगा, 1/√3/2 क्या हो जाएगा, 2/√3, और 1/1 क्या रहेगा, 1। अब सीकेंट थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, तो 1/1 दिस, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ये √2 आ जाएगा, 1 बाय ये वैल्यू 2, 1/0 इन्फिनिटी। और कोटेंजेंट थीटा क्या होता है, 1/टेंजेंट थीटा, तो 1/0 इन्फिनिटी, 1/1/√3, √3 हो जाएगा, 1/1 1 होता है, 1/√3, और 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपको टेबल याद रखनी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी होती है इनकी, और आपका आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो अभी तक यहाँ तक हमने कर लिया है। अब मूव करते हैं जहाँ से हमारा एक टॉपिक है, उससे हमारा हर बार क्वेश्चन आता है, वो हम डिस्कस करते हैं। जस्ट ए मिनट। ओके, अच्छा उससे पहले हम कुछ फॉर्मूलाज और डिस्कस कर लेते हैं, एपीजीपी वाले। एपीजीपी, क्योंकि एपी से तो हर बार क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, अगर हमें सम निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स एपी के अंदर, ठीक है, एपी के अंदर हमें निकालना है सम ऑफ एन टर्म्स, तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू हो जाता है n/2, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर क्वेश्चन के अंदर हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म दे रखी है एल, तो उस केस में फॉर्मूला क्या रहेगा, एस एन का। तो उस केस में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, अगर हमें लास्ट टर्म दे रखी है और फर्स्ट टर्म दे रखी है उस केस के अंदर। ओके, अगर आपसे पूछ लिया जाए सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स कितना होता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ये हमारा रहेगा सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स n इंटू n+1/2, n इंटू n+1/2। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। और अगर हमें निकालना हो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, तो क्या फॉर्मूला होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग सही हो रही है, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, तो उस केस में हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n इंटू n+1, सारे 10th क्लास के फॉर्मूलाज हैं, n इंटू n+1, 2n+1/6। ठीक है, और अगर हमें निकालना हो सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, तो n इंटू n+1/2 का
पूरे का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ओके। और अच्छा, अगर आपको निकालना हो जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे? ये होता है स्क्वायर रूट ए बी, इससे क्वेश्चन आया था। ठीक है, स्क्वायर रूट ए बी, जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर रूट ए बी। और एक रिलेशनशिप होती है अर्थमेटिक मीन में, अर्थमेटिक मीन में, हार्मोनिक मीन में और ज्योमेट्रिक मीन में। तो वो रिलेशनशिप क्या होती है? अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इज इक्वल होता है जियोमेट्रिकल मीन के स्क्वायर के। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना है इनके बीच में। ओके, तो लीनियर इक्वेशन से हर बार क्वेश्चन जो आता है कंसिस्टेंट सिस्टम वाला, इनकंसिस्टेंट सिस्टम वाला, यूनिक सॉल्यूशन, इस तरह से रहता है। तो वो हम डिस्कस अभी पहले करें या फिर इसके बाद में? तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं हम, क्योंकि उससे तो पक्का ही है क्वेश्चन आना। ठीक है, उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है गाइस, बहुत अच्छे से डिटेल में देखना हो, उसके क्वेश्चंस भी देखने हो जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उसकी मैंने सेपरेट सेपरेट वीडियो डाली हुई है, वो आप देख सकते हो चैनल पर। तो यहाँ हम थोड़ा सा फास्ट रिवाइज करेंगे उसको। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब मान लो अगर आपको दो इक्वेशन दे रखी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं। और अगर पेपर में केस आता है कि a1 बाई a2 इक्वल नहीं है b1 बाई b2 के, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछ लेता है कैसा होगा। तो इस केस में जो हमारा ग्राफ बनता है कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो है ये जो दोनों इक्वेशंस है, ये एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे। तो गाइज अगर इंटरसेक्ट कर रही है वन पॉइंट पे, तो ये हमें मिलेगा यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन बोलो या फिर वन सॉल्यूशन बोलो, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो उस केस में जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो क्या होगा? कंसिस्टेंट। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि यूनिक के केस में, ठीक है, जब दो इक्वल नहीं है तो हमारा सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट। इसको अच्छे से याद रख लेना। और अगर अगर a1 बाई a2, a1 बाई, एक सेकेंड, अगर हमारा a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, लेकिन वो इक्वल नहीं है c1 बाई c2 के, तो उस केस में जो हमारा ग्राफ बनता है उस तरह से पैरेलल लाइंस जाती हैं। और पैरेलल लाइंस जाती हैं तो हमारा पास कोई भी सोल्यूशन नहीं आता, नो सोल्यूशन रहता है। और कोई भी सोल्यूशन नहीं आता तो सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाता है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, और लाइंस कैसी आती हैं ग्राफ में? इसमें पैरेलल आती हैं। तो यहाँ से इन तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा कि यूनिक वाले में से, नो सॉल्यूशन वाले में से, और एक और है मतलब कि इसमें से जिसमें फर्स्ट केस a1 बाई a2, फर्स्ट केस था हमारा a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, अब इसमें हमारा सेकंड केस है a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, पर वो इक्वल नहीं है c1 बाई c2 के। ठीक है, अब इसमें हमारा जो थर्ड केस बनता है वो हमारा रहता है, थर्ड केस में तीनों इक्वल हो तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तब हमारा ग्राफ दोनों इक्वेशंस का एक ही लाइन पर बन जाता है। फर्स्ट इक्वेशन जो थी हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों केसेस के अंदर हमारी जो होती है लाइन कोइंसाइड कर रही है इसमें। ठीक है, लाइन हमारी क्या कर रही है? कोइंसाइड करती है। और जब लाइन कोइंसाइड कर रही है तो यहाँ पर हमारे कई सारे सॉल्यूशन बनेंगे, यानी कि इस केस में क्या आएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और हमारा सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। और एक वर्ड और भी पूछा जाता है पेपर में, कंसिस्टेंट, ऑप्शन में दे देता है इस तरह से, नो सॉल्यूशन। ठीक है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट।
तो ऐसे थे ऑप्शंस में इस बार। तो कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट भी इसमें आप बोलेंगे, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट किस केस में, जब तीनों के तीनों इक्वल है। ठीक है, जब तीनों के तीनों इक्वल वाला केस है। ओके, चलो अभी मूव करते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूलाज की तरफ। नेक्स्ट जो आपके इम्पोर्टेंट फॉर्मूला रहने वाले हैं वो एक बार देख लेती हूँ, कौन से और इम्पोर्टेंट हमें डिस्कस करने हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हेमिस्फीयर का हमने डिस्कस कर लिया था। बस फ्रस्टम का रह गया था, फ्रस्टम से भी क्वेश्चन आता है, फ्रस्टम का रह गया था वो देख लेते हैं। फ्रस्टम से 2019 में क्वेश्चन आया था एक। वैसे फ्रस्टम के काफ़ी सारे फॉर्मूला हैं, लेकिन एक मेन तो आपको याद रखना होगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो फ्रस्टम के केस में हमारा ठीक है, ये हमारी रेडियस है, ये हमारी स्मॉल आर रहती है, कैपिटल आर रहती है, ये हमारी होती है हाइट। टीजीटी 2019 में क्वेश्चन आया था यहाँ से एल, ये एल होगी, स्लैंट हाइट तिरक रेखा। तो लेटरल सरफेस एरिया जो है, लेटरल सरफेस एरिया इसमें क्या रहेगा, फ्रस्टम का लेटरल सरफेस एरिया रहता है पाई इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल। ये इंपॉर्टेंट है, पाई इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल। अगर आपको वॉल्यूम देखनी हो तो इसकी वॉल्यूम रहती है पाई/3 इंटू एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया रहता है, टोटल सरफेस एरिया जो है रहेगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू में एल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्रस्टम का फॉर्मूला। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलाज की तरफ जो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अगर गाइस आपके पास नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हो, ठीक है, एन की वैल्यू दे रखी हो, डायगोनल्स निकालने तो फॉर्मूला लगता है एन इंटू एन माइनस 3/2। ठीक है, और एक ये और याद रखना है आपको, इस ये वाला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मूला यूज हो रहा था। जो डिविडेंड होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है, डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और एक और फॉर्मूले से क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आता है, 3 मीडियन। ये आपको फॉर्मूला पता तो आपका आंसर निकल जाता है क्वेश्चन का। 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस 1 मोड। गाइस एस्टेट टीजीटी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूलाज, तो बहुत अच्छे से देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना। ओके, वीडियो को लाइक जरूर करना, कंजूसी मत करना। 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस 1 मोड। ओके, सो और एक क्वेश्चन और आया हुआ था कि अगर एक जो है सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, तो उस केस में मीन मोड और मीडियन की किस तरह से रिलेशन रहता है। तो सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में तीनों इक्वल होते हैं। कब, सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। ठीक है, सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। ओके, ठीक है, और अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल
किसी पॉलीगन का आपको इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना हो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, n-2 इंटू 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। और डायगोनल की जो मैंने आपको कहा था बाद में बताऊंगी, रोम्बस की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आया था, वो ये क्वेश्चन था, 2 बार आया हुआ है पेपर में। रोम्बस रोम्बस की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन था। जो रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, ठीक है। डायगोनल्स क्या करते हैं रोम्बस के, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और रोम्बस की जो सभी साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो रोम्बस में ये आपको याद रखना है। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन 2 बार आया था, जैसे एक बार तो उसको दिया हुआ था, मीन के आगे कुछ और वर्ड यूज किया हुआ था, और एक बार ऑप्शंस में था मीन मोड मीडियन करके, ठीक है। और उसमें पूछा गया था कि हम मीन मोड मीडियन में से किसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो मीन मोड मीडियन में से हम मीन को जो है डिटरमाइन नहीं कर सकते ग्राफिकली। मीन कांट बी डिटरमाइंड, मीन कांट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, मीन कांट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। मोड और मीडियन को हम कर सकते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट, ठीक है। मोड और मीडियन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मीन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ओके। क्लियर है इतना, ओके। अब क्वेश्चन कई बार प्रॉफिट लॉस से आता है, सक्सेसिव डिस्काउंट से रिलेटेड, सक्सेसिव डिस्काउंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको फॉर्मूला याद रखना है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। अच्छा, एक हम जैसे जीपी का ऊपर सम का फॉर्मूला डिस्कस किया था कि जीपी का जो सम होता है, हाँ भैया दोबारा देख सकते हैं। चलो, जीपी के सम का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था कि जीपी में सम होता है, जो एस एन होता है उसका फॉर्मूला होता है ए इंटू 1 माइनस आर एस टू पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, सम निकालने का ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। और एपी में तो बताया था एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। जीपी में क्या होता है, ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। डी आर क्या होता है, जैसे एपी में डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, जीपी में आर हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, तो ये निकालते कैसे हैं। एपी में तो डी हमारा ए टू माइनस ए वन करके निकलता है, ठीक है। और यहाँ पर आर ए टू बाई ए वन करके निकालते हैं, ठीक है, ए टू बाई ए वन, ओके, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं कौन से चैप्टर के फॉर्मूला की तरफ, लेट मी चेक, ओके। सो आपको एक डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला पता होगा, डी का फॉर्मूला क्या रहता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला रहता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4a, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और हमारे रियल रूट्स कब होते हैं, जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, इसी केस में हमारे रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर अल्फा बीटा और गामा, सॉरी अल्फा और बीटा नॉट गामा, अल्फा और बीटा अगर ये रूट्स हैं किसी इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के, देन तो इसमें आप ये अल्फा और बीटा कैसे निकालोगे, रूट्स की वैल्यू कैसे निकालोगे अल्फा और बीटा की। तो इसमें हमारा फॉर्मूला रहता है अल्फा इज इक्वल टू, मतलब दोनों रूट्स का इकट्ठे ही बता देती हूँ कि रूट्स निकालने का फॉर्मूला रहता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac
बाई टू है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्र माइनस 4ac बाई टू है। अल्फा वाले में ये प्लस वाला ले लेना ऊपर, और बीटा वाले में निकालने के लिए माइनस वाला, यानी कि माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्र माइनस 4ac बाई टू है, और बीटा के लिए माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्र माइनस 4ac बाई टू। ठीक है, यहाँ पर साइन चेंज रहेगा दो के केस में। इस तरह से आप रूट्स निकाल सकते हो। ओके, वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, जितने हम कवर कर सकते हैं कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं कर पाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और इतने आप रिवाइज नहीं कर पाओगे अभी एक वीडियो में। तो अगर आपके पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, और वही अल्फा और बीटा रूट्स हैं, तो यहाँ पर सम कैसे निकालोगे रूट्स का? तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या? आई थिंक ये हमने पहले कर लिया है क्या? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा सी बाई ए। एक और क्वेश्चन आता है जिस तरह से इस तरह से दे रखा हो एक्स स्क्र प्लस 1/x² दे रखा हो, और ऑप्शंस में वैल्यू पूछेगा, तो इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। इसमें रिलेशन होता है एक्स स्क्र प्लस 1/x² जो इक्वल होता है एक्स प्लस 1/x का होल स्क्र माइनस 2, इसके इक्वल रहता है। एक्स स्क्र प्लस 1/x किसके इक्वल रहता है? एक्स प्लस 1/x का होल स्क्र माइनस 2। ओके, ठीक है, अभी हम देख लेते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज भी। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस तरह से है। अब इसके अंदर आपको देन ए बाई बी इज इक्वल है सी बाई डी के, तो ये वैल्यू क्या होती है? ए डी इज इक्वल हो जाता है बी सी के। अब इसमें आपको देखना क्या है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछ ले फोर्थ प्रोपोर्शन निकालिए, कौन सा प्रोपोर्शन? फोर्थ प्रोपोर्शन, यानी कि डी की वैल्यू क्या होगी? वो होगी बी इंटू सी बाई ए। अब पूछे थर्ड प्रोपोर्शन, तो उस केस में सी की वैल्यू होगी ए इंटू डी बाई बी। और पूछ लिया जाए सेकेंड प्रोपोर्शन, तो यानी कि बी की वैल्यू होगी ए इंटू डी बाई सी। ठीक है, और फर्स्ट प्रोपोर्शन ए की वैल्यू होगी बी इंटू सी बाई डी। ठीक है, और अगर हमारे पास ये है ए बी और सी है रेशो में, और आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, इस केस में आपको डी नहीं है अब हमारे पास, इस केस में फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे? ए की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, इसको इस तरह से लिख लेंगे, फिर हम ए बी, बी को दो बार लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन हमारा इक्वल हो जाएगा ए इक्वल हो जाएगा बी स्क्र बाई सी। ठीक है, बी स्क्र बाई सी। और मिडल प्रोपोर्शन, मिडल प्रोपोर्शन यानी कि बी, बी स्क्र, ये हमारे इक्वल होगा इन दोनों की प्रोडक्ट के, ए और सी की प्रोडक्ट के। और थर्ड प्रोपोर्शन सी हमारे इक्वल होगा बी स्क्र बाई ए। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना। फर्स्ट प्रोपोर्शन बी स्क्र बाई सी, मिडल प्रोपोर्शन दोनों की मल्टीप्लाई फर्स्ट और थर्ड की ए इंटू सी, और थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा बी स्क्र बाई ए। बी स्क्र यानी कि सी इक्वल होगा बी स्क्र बाई ए, और ए भी इक्वल होगा बी स्क्र बाई सी। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूला थे उसके हमारे। इसके अलावा एक रिलेशन आता है ट्रिग्नोमेट्री से ना, इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि दे रखी होती है हमें वैल्यू टेंजेंट 1, टेंजेंट 2, टेंजेंट 3 अप टू टेंजेंट 89 तक। तो इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है पेपर में। इसकी वैल्यू आप याद रख सकते हो 1 की इक्वल होती है, क्योंकि इसमें ऐसे करते हैं हम 1 और 89 को इकट्ठा कर दिया, फिर इसको कोटेंजेंट में कन्वर्ट कर दिया, फिर ये और ये कोटेंजेंट 90 माइनस 89 होगा तो कोटेंजेंट 1 आ जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से लास्ट वाले सारे कैंसिल हो जाते हैं, बीच में एक टेंजेंट 45 बच जाता है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये डायरेक्ट रिलेशन याद रख सकते हो आप 1। इसी तरह से एक रिलेशन रहता है cos 1, cos 2, cos 3 अप टू cos 180 तक हो, तो इसको जब आप सोल्व करते हो तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आती है, ये भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। ठीक है, कितनी आती है? 0। ठीक है, ओके। तो एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि एक ट्रायंगल है
उसके अंदर अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके अगर हम एक ट्रायंगल जो है और बनाते हैं, ठीक है, तो उसका रेशियो क्या होगा, यानी कि रेशियो ऑफ ए ट्रायंगल एंड ए न्यू ट्रायंगल विच इज मेड बाय द मिड पॉइंट ऑफ द थ्री साइड्स। तो उनका रेशियो कितना रहता है, तो जैसे मान लो ये होगी ए बी सी, ये मिड पॉइंट्स हो गया इसका, ये मिड पॉइंट इसका, इनके मिड पॉइंट। तो ए बी सी ट्रायंगल और पी क्यू आर ट्रायंगल का रेशियो क्या रहेगा, तो ये याद रख लेना 1:4 रहता है। डेरिवेशन बड़े हैं, अभी इसको याद रख लो, 1:4 रहता है। ओके, 1:4 रहता है। और अगर एक हमारे पास क्या है, एक स्क्वेयर है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप देख रहे होगे एग्जाम में, वही वही मैंने लिए हैं। एक स्क्वेयर के अंदर एक सर्कल को इनसब्सक्राइब किया जाता है, इंसक्राइब कर दिया जाता है। तो जब एक स्क्वायर में एक सर्कल को इंसक्राइब किया जाता है तो एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ ए सर्कल विच इंसक्राइब इन ए स्क्वायर, जिसकी डायमेंशंस है ए, ठीक है, ए, तो सर्कल का एरिया क्या होगा, तो वो हमारा होता है पाई ए स्क्वायर बाय 4। एरिया क्या होता है, पाई ए स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे, फॉर्मूला तो और भी काफ़ी सारे हैं, बट फिलहाल के लिए हम यही कवर कर लेते हैं, अदरवाइज वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। बाकी के जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, अगर आपका इस वीडियो पर अच्छे लाइक कमेंट आते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में भी कवर कर लेंगे। अच्छा, एक ना 2019 में टीजीटी में एक और फॉर्मूला था इम्पोर्टेंट सिस्टम का, वो रह गया वॉल्यूम वाला, वो और देख लो, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम नहीं देखी थी हमने, तो वो रहेगी 1/3 पाई इंटू 1/3 पाई इंटू R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर प्लस R1 इंटू R2 इंटू में H, ठीक है, 1/3 इंटू पाई इंटू R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H, ठीक है। और एक क्वेश्चन था इस फॉर्मूला से, x प्लस ए की पावर n, किसको कैसे खोलोगे, NCR x की पावर n-r ए की पावर r, ठीक है। तो ये और फॉर्मूला से कुछ, ओके, वो वाला हमने देख लिया था, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस 1 मोड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक साइकोलॉजी के भी 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन हमारा कंफर्म है, वहाँ उसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जहाँ 2 टॉपिक से वो 2 क्वेश्चन रहते ही हैं। तो वो वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगी अगर आप कमेंट में बताएंगे तो। इसी के साथ हम इस एग्ज़ाम के बाद, आपको पता ही होगा केवीएस की वैकेंसीज आ गई हैं, तो जिनका सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर है, सीटेट एग्ज़ाम क्लियर है, वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज एस्टेट की एग्ज़ाम के बाद में केवीएस की सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ। मैथ और रीजनिंग की हम सीरीज़ अच्छे से चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, तो जुड़े रहें चैनल के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।